शादी वाली रात मेरे पति मेरे कमरे में आए और मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने लगे जो कि नेचुरल बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मुझे कपड़े उतारने को कहा और फिर मैं एक खूबसूरत लड़की थी और पूरी तरह से जवान हो चुकी थी, इसलिए कुछ दिन बाद मेरी शादी तय हो गई। हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने बड़ी उत्साह से अपनी शादी की तैयारियां की। मैं पार्लर से दुल्हन बनकर वापस आई तो मेरी माँ ने मुझे एक दवाई का पैकेट दिया और कहा, इसे अपने पर्स में छुपा कर रख लेना। मैंने पूछा, यह क्या है? तो माँ ने कहा, यह तेरे पति के लिए दवाई है। तो रोज इसे रात में सोने के समय दूध के साथ आधा आधा चम्मच मिलाकर देना। यह दवाई तुम्हें लगातार 30 दिन तक देना है। और सुनो, तुम्हें यह काम बहुत ही होशियारी के साथ करना है। तुम्हारे पति या तुम्हारे ससुराल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। माँ की बात सुनने के बाद मैंने माँ से पूछा, लेकिन माँ, यह किस चीज की दवाई है? यह तो आपने मुझे बताया ही नहीं। मेरी बात सुनकर माँ बोली, मैं जो भी करूंगी तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगी, और तुम अब मुझसे ज्यादा सवाल मत करो और चुपचाप से मैंने जो काम तुम्हें दिया है उसे तुम होशियारी के साथ करो। यह कहकर माँ कमरे से निकल गई। अब मैं चुपके से वो दवाई अपने पर्स में रख ली। अब मैं मैके से विदा होकर ससुराल आ गई थी। ससुराल वालों ने मेरा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। मैं खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला। मैं ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे से सवाल ससुराल वालों को मेरे कारण किसी तरह की कोई परेशानी हो। मेरे पति हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और मुझे बहुत ही सपोर्ट भी कर रहे थे। ससुराल जाकर इतना अपनापन और प्यार पाकर मैं ये भूल गई कि माँ ने मुझे क्या कहा था। मैं अपनी शादी की सारी रस्मों का भरपूर आनंद ले रही थी और फिर अब जैसे ही रात हुई मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने अपने कमरों को देखा, बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। अभी मैं उसकी खूबसूरती को निहार ही रही थी कि उसी समय मेरी माँ का फोन आया और फिर माँ ने मुझे एक बार फिर से याद दिलाया कि तुम्हें किसी भी हालत में रोज रात को अपने पति को वो दवाई दूध में मिलाकर पिलाना है। मैंने माँ से कह दिया, हाँ माँ ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। उसके बाद मैंने माँ को कहा, माँ मैं तुम्हें सुबह फोन करती हूँ। फिर माँ ने फोन रख दिया। अब मैं मन ही मन सोचने लगी, क्या मुझे दवाई अपने पति को दूध में मिलाकर पिलानी चाहिए? लेकिन फिर दूसरे ही पल मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी माँ कभी भी मेरा अहित नहीं चाहेगी। इसलिए मैंने माँ की बात मानने का फैसला लिया। थोड़ी देर बाद ही ननद दूध का गिलास लेकर कमरे में आई और फिर मेरी तरफ मुस्कुराकर दूध का गिलास रखकर वापस चली गई। अभी कमरे में मेरे पति आदित्य आए नहीं थे। अब मेरे पास मौका अच्छा था। मैं जल्द से उस दूध में माँ के दिए हुए दवाई को मिला दिया और फिर मैं चुपचाप से बेड पर घूंघट ओढ़कर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद आदित्य कमरे में आए और फिर आते ही उसने मेरा घूंघट उठाया। वो काफी देर तक अपनी नजरों से मेरे चेहरे को एकटक देखता रहा। मैं अपनी नजर नीचे कर बैठी हुई थी और शर्म हया के कारण उनकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। फिर आदित्य ने मुझे कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम काफी थकी हुई हो। एक काम करो, तुम पहले जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर हम दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। क्योंकि मुझे देखकर आदित्य को लगा कि मैं थकान की वजह से सो रही हूँ। उन्होंने मुझे कपड़े बदलने को कहा, क्योंकि उस वक्त मैंने बहुत ही भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। अब मैंने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर दूध का गिलास पकड़ाकर खुद कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। और फिर थोड़ी ही देर के बाद जब मैं कपड़े बदलकर वापस आई तो मैंने देखा कि आदित्य दूध पीकर गहरी नींद में सो चुके थे। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि आदित्य इतनी गहरी नींद में इतनी जल्दी सो गए। ये तो अभी मुझसे बातें करने के लिए बोल रहे थे और अभी थोड़ी देर पहले इनके चेहरे पर नींद की एक जरा भी लक्षण नहीं था। अब अचानक क्या हुआ? मुझे अपने कपड़े बदलने और मेकअप हटाने में लगभग 15 से 20 मिनट लगे थे और ये तो बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो कितना मेरी सुंदरता का तारीफ कर रहे थे और आज तो हमारी सुहागरात थी, जिसकी कि हर लड़की और लड़का को इंतजार रहता है। ये तो मुझे बिना मेकअप में भी देखना चाहते थे और मैं अपना सुंदरता दिखाना चाहती थी। इसलिए तो मैंने अपना पूरा मेकअप हटा लिया था और बिना मेकअप में भी मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मैं सच में खूबसूरत थी। मैं चाहती थी कि वह मेरा चेहरा बिना मेकअप में देखे, ताकि उन्हें तसल्ली हो सके कि मैं बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत दिखती हूँ। लेकिन जैसे मैं बाहर आई वो सो चुके थे
उन्हें सोता देखकर मेरे सपनों का महल टूट गया था। यह वह पल था जो एक दुल्हन अपने पति के साथ बिताना चाहती थी और इस जीवन भर के लिए यादगार बनाना चाहती थी। जब एक लड़का और लड़की शादी के रिश्ते में बनते हैं तो उन दोनों का मन और तन दोनों के एक हो जाते हैं। मन तो हम दोनों का मिल ही चुका था, लेकिन अब हम दोनों के बीच हुआ रिश्ता बनने वाला था, जो शादी जैसे पवित्र बंधन में बन जाने के बाद एक पति पत्नी के बीच में बनता है। लेकिन मेरी किस्मत तो सो चुकी थी और मैं उनके पास गई और जोर जोर से बोलने लगी कि मेरे ऐसे करने से शायद उनकी आंखें खुल जाए और वो नींद से उठ बैठे। लेकिन उनके अस्तित्व में कोई हलचल नहीं हुई। फिर मैंने अपनी चूड़ियों की आवाज से शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम रही। मुझे आश्चर्य हुआ कि पिछले 20 मिनट में क्या हुआ जो इतनी गहरी नींद में सो गए। तभी अचानक मेरी नजर दूध के गिलास पर पड़ी जो खाली थी। तो मुझे याद आया कि मैंने थोड़ी देर पहले उसमें दवा मिला दी थी। अगर यह दवा का असर था, यह बहुत गलत था। उन्होंने अभी तक बात शुरू भी की और नींद ने अपने आगोश में ले लिया। मैंने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे और अब मैं निश्चिंतित होकर मोबाइल उठाया, अपनी माँ को फोन किया। मेरी माँ ने चिंतित होकर मुझसे पूछा कि मैं इस समय उन्हें क्यों फोन कर रही हूँ, क्योंकि इतनी रात को मेरे फोन करने से मेरी माँ बहुत ही घबरा गई और उन्हें लगा कि मैं उन्हें कोई बुरी खबर देने जा रही हूँ। मैंने कहा, माँ सब ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे जो दवा दी थी, क्या वह नींद की दवा थी? क्योंकि दवा खाने के बाद आदित्य तुरंत नींद के आगोश में चले गए। माँ, अगर वह नींद की गोलियां थी और अगर मुझे इसकी जानकारी हो जाती, मैं उन्हें कभी भी ये गोलियां नहीं देती। अगर उन्हें सुबह उठकर पता चलेगा मैं उन्हें सुलाने के लिए दवाइयां दी थी, तो न जाने उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वह तो यही सोचने लगे कि मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। नहीं तो कोई भला शादी की पहली रात को अपने पति को नींद की गोलियां देता है क्या? न जाने मेरा अब उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पत्नी अपनी शादी से खुश नहीं होती, वही इस तरह का व्यवहार अपने पति के साथ करती है। मेरी बात सुनने के बाद माँ बोली, तुम बिल्कुल मत घबराओ और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह एक ताकत की दवा थी। उसे दवाई में नींद की दवाई नहीं मिली हुई है, और अगर उसे नींद आ भी गई तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें पूरे 30 दिन तक दवाइयां देने के लिए कहा है। नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसने पहली दवाइयां खा ली है और अगर वह दवाइयां नहीं खाएगा तो इस दवाई का असर उस पर विपरीत होने लगेगा। फिर मैंने माँ को कहा, तो माँ, क्या रोज रात में आदित्य दवाई खाकर इसी तरह सो जाएंगे? माँ बोली, मात्र 30 दिन की बात है और हो सकता है कि आगे उन्हें रात में नींद नहीं आए, क्योंकि वो ताकत की दवाई है, नींद की दवाई नहीं है। और आखिर में मुझे अपनी माँ की बात माननी पड़ी। मैंने मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, सुबह जब आदित्य सोकर उठेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मुझे आश्चर्य तो तब लगा जब दूसरे दिन आदित्य सोकर उठे। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं हो पिछली रात को क्या हुआ था। वो जल्दी से सो गए थे या उन्हें याद ही नहीं था, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे थे। दूसरी रात भी यह देखने के लिए मेरे पति को महसूस हुआ कि नहीं, मैंने फिर से दूध में दवा मिला दी और फिर वही हुआ। 2 मिनट के भीतर आदित्य गहरी नींद में सो गए और सुबह उठते ही फिर से सामान्य हो गए। अपने पति के व्यवहार को देखकर अब मुझे लगने लगा कि जरूर आदित्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो पूरे दिन सामान्य रहते थे, उनके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था कि वह कुछ अलग है। अब तो मैं रोज रात में उनके दूध में वह दवाइयां डाल देती थी और 2 मिनट में ही सो जाते थे। वो ऑफिस में होते तो मुझे फोन करके कहते कि आज रात को हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन हर रात को ना चाहते हुए भी मैं उन्हें दवाइयां वाला दूध पिला रही थी, क्योंकि मुझे यह डर था अगर मैंने उन्हें दवाई नहीं दी तो वह उनके ऊपर कोई उल्टा रिएक्शन ना हो जाए। मैं उन दवाइयों को सभी की नजरों से छुपा कर रखती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी घर में किसी को इस बारे में पता चले। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं आदित्य को दवाई देती हूँ, न जाने फिर मेरे साथ क्या होगा। मेरी शादी प्रतियोगिता बन चुकी थी। अब मैं अपने पति के बारे में सच्चाई पता लगाना चाहती थी कि आखिर रोज रात में सो जाने के कारण भी दूसरे दिन सवेरे आदित्य मेरे साथ नॉर्मल कैसे रह सकते हैं। आखिर उनके अंदर भी तो मेरे साथ वक्त बिताने का जज्बा उठना होगा।
अभी तक हम दोनों में कोई संबंध नहीं बना था। मुझे आदित्य के हर राज के बारे में पता लगाना था, क्योंकि मुझे आगे की जिंदगी तो उन्हीं के साथ बिताना था। इस समय 15 दिन बीत गए और मुझे हर बार आदित्य को दवाई देनी पड़ी, लेकिन भावनाओं का संबंध अब मेरे अंदर भी हिलोर लेने लगी थी। मैंने सोचा कि रिश्ता तो जायज है, फिर मैं उनके ऊपर क्यों जुल्म कर रही हूँ। मैं तो खुद ही आदित्य के साथ गलत कर रही थी। और अब एक दिन मैंने भावनाओं में आकर आदित्य को रात में वह दवाइयां नहीं दी। दवाई नहीं देने के कारण आदित्य बिल्कुल भी नहीं सोए थे, और फिर मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आदित्य मेरे साथ प्यार भरी बातें करता रहा, और फिर जब वह मेरे करीब आया तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा कि आदित्य मुझसे प्यार भरी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं बनाना चाहते थे। उस रात उसके साथ मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में अंधेरा होने के कारण मैं आदित्य को ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन हम दोनों एकदम से करीब एक दूसरे के बाहों में ही थे, बस केवल बातें ही कर रहे थे कि अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ आदित्य मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगे थे कि अचानक उनका यह रूप देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। अब मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जला दी और फटी फटी आंखों से आदित्य की तरफ देखने लगी, और फिर तभी मुझे यह एहसास हुआ कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, और यही वह नुकसान था जो मेरी माँ मुझे बार बार बताती थी। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उसी वक्त कमरे से बाहर निकल गई और सास के कमरे में जाकर उन्हें उठाया तो सास मुझसे बोली, आखिर क्या हुआ, आधी रात को कौन सा तूफान आ गया जो तुम मुझे जगाने के लिए आ गई। मैं बोली, आपने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया। मैं उनका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। जब वो कमरे में आए तो चुपचाप खड़ी रही, जैसे कि उन्हें किसी चीज का एहसास ही ना हुआ हो। मैंने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सास ने कहा, तुम नहीं जानती हो यह सब क्या है। इतना कह के मेरी सास वापस चली गई, लेकिन अब मैं बिल्कुल समाधान ढूंढ रही थी कि मुझे उस समय और कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने तुरंत वही दवाई दूध में मिलाकर आदित्य को दे दिया। वह 2 मिनट में ही सो गए। अगले सुबह उठने पर मैंने कहा, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। बिना कोई सवाल किए आदित्य ने मुझे मेरी माँ के घर छोड़ दिया। मैंने घर आते ही माँ से पूछा, तुम ये सब जानती थी, अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और मेरी शादी उस घर में क्यों करवाई, और अगर तुम्हें मालूम नहीं था तब तुमने मुझे वह दवाइयाँ क्यों दी। मैंने बहुत सारे सवाल माँ से पूछे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यह सब तुम्हारी किस्मत है, और तुम यह सोचो कि सब ठीक ठाक है, क्योंकि तुम्हें वह आदित्य के साथ ही रहना होगा। माँ के मुंह से यह सुनकर मैं माँ को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। फिर भी सोचने लगी, मेरे साथ क्या बीत रही है, इन सबसे माँ को क्या फर्क पड़ेगा। आखिर है तो वो मेरी सौतेली माँ। मेरी सगी माँ होती तो कभी भी मेरे साथ यह नहीं करती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने अभी माँ एक एक बात की सच्चाई नहीं बताई है जो उस रात मेरी आंखों ने देखा। हो सकता है मेरी सारी बातें सुनने के बाद माँ मेरी बात को समझे, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भी माँ ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने उन्हें एक एक करके पूरी बात सच्चाई बताई थी, लेकिन उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया, और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। और इस तरह माँ के रवैये को देखकर अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं इस घर में वापस नहीं आ सकती हूँ। मुझे अब वहीं पर उस इंसान के साथ ही रहना होगा, लेकिन मुझे अब अपने ससुराल वापस जाने में बहुत ही डर लग रहा था। परंतु मैं क्या कर सकती थी, मैं बहुत ही मजबूर हो चुकी थी। 2 दिन तक माँ के घर रहने के बाद मैं वापस अपने ससुराल लौट आई। यहाँ पर आने के बाद मैं घर का काम करके अपना समय किसी तरह से बिता रही थी। अभी मुझे आए 2 दिन ही हुए थे, लेकिन इन 2 दिनों में आदित्य बिल्कुल ही सामान्य थे। आदित्य मेरी छोटी से छोटी खुशियों का भी ख्याल रखते थे। घर से बाहर जाते तो आने वक्त मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर ही आते थे। खाली हाथ कभी भी नहीं लौटते थे। उन्हें देखकर मुझे यकीन नहीं होता था ये वही इंसान है जो कि रात के अंधेरे में उस तरह की हरकतें कर रहे थे। आदित्य मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे कि मेरा दिल दुखता, और अब मैं भी आदित्य से प्यार करने लगी थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उससे डरती थी, क्योंकि उस रात मेरे साथ जो हुआ था वह बहुत ही भयानक था, और मुझे उसका समाधान निकालना था।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं रोज रात में दूध में दवाइयां मिलाकर आदित्य को पिला देती थी और अब आदित्य के साथ मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। दिन में आदित्य मेरा सच्चा हमसफर बन जाता और रात में जिस दिन मैं उसे दवाइयां नहीं देती उस दिन उसका अलग ही रूप मुझे देखने को मिलता था। इसलिए मैं उन्हें दवाइयां देना एक जरा भी नहीं भूलती थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। क्या मुझे सब दिन इसी तरह आदित्य को दवाइयों वाला दूध पिलाना पड़ेगा? क्या मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी? उस दिन के बाद मेरी सास का रवैया भी मेरे लिए बदल गया था। वो आदित्य के सामने तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जब आदित्य सामने नहीं रहते थे तब वो एक कठोर सास बन जाती थी। मुझे बहुत सारा सवाल पूछती रहती थी, मेरे काम में भी नुक्स निकालती थी। और फिर अब इसी तरह 3 सप्ताह बीत गए। अब बस मेरे पास 1 सप्ताह का ही दवाइयां बची थी। मुझे चिंता थी अगर यह दवाइयां खत्म हो गई तो न जाने क्या होगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आदित्य से इस बारे में बातें करने की कोशिश करूंगी। लेकिन जब मुझे यह बात पता चला कि आदित्य को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तब मैं बहुत ही चिंतित हो गई। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मैंने सारा काम जल्दी जल्दी खत्म किया और फिर मैं जाकर सासू माँ के कमरे में बैठ गई। इधर उधर की बातें करने लगी। सासू माँ मुझे अच्छी से बोली, क्या हुआ, इधर उधर की बातें क्यों कर रही हो? मैंने सासू माँ को सच सच बताने को कहा। उनसे पूछी ये सब क्या है, ताकि हम दोनों मिलकर कोई समाधान निकाल सके। मैंने उन्हें सच बताने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अब यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि अब यह बात मेरी जिंदगी से जुड़ चुकी थी। और फिर मेरी सास ने मुझे जो बात बताई वह मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय था। उन्होंने कहा कि जब आदित्य का जन्म हुआ था सब कुछ ठीक था, जैसे वह बड़ा हुआ धीरे धीरे उसे ये सब हासिल हो गया। दिन भर वह बिल्कुल सामान्य रहता था, लेकिन रात होते होते यह स्थिति बदल जाती थी। अब यह बात उसमें इतनी ज्यादा हो गई थी, मुझे चिंता होने लगी थी। लेकिन मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं था और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने इसे कई हकीम को दिखाया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। आपकी माँ मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। एक बार यात्रा के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। हम काफी समय बाद मिले थे, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आई और बातचीत के दौरान मैंने अपनी समस्याएं उसे बताई। तुम्हारी माँ ने मेरा बहुत साथ दिया और हर जगह मेरे साथ जाकर अलग अलग डॉक्टर के पास आदित्य को दिखाने में मेरी मदद की। लेकिन कोई डॉक्टर कहते थे यह कभी ठीक नहीं होगा और कोई डॉक्टर कहते थे कि उनकी शादी कर दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक बार मैं तुम्हारे घर गई तो आदित्य की नजर तुम पर पड़ी और उसे तुम पसंद आ गई। उसने कहा कि मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। जब मैंने तुम्हारी माँ से यह बात कही वह तैयार नहीं हुई, लेकिन मैं अपने बेटे के आगे मजबूर हो चुकी थी। मैं तुम्हारी माँ को बहुत ही मनाया कि किसी तरह तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। और फिर अंत में तुम्हारी माँ यह बात मानने को तैयार हुई। लेकिन जब शादी हो रही थी तब हम दोनों के मन में यह डर बैठ गया था कि पता नहीं आदित्य तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। इसलिए हम दोनों के विचार से ही तुम्हारी माँ ने वह दवाइयां तुम्हें दी थी जो कि तुम रोज रात में आदित्य को दूध में मिलाकर पिलाती हो। एक दिन तुम मुझे जगाने आई तो मुझे लगा कि अब तुम्हें इस बात की जानकारी हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता तुम भी आदित्य की मदद करोगी और फिर हम दोनों मिलकर उसे दोबारा से डॉक्टर के पास ले चलेंगे। सास के मुंह से यह सब सुनने के बाद मुझे खुद पर बहुत ही शर्म आ रही थी। मैंने अपनी सास से कहा कि जो होना था वह तो हो गया, अब वो मेरे पति है, उनका समर्थन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं इन्हें रोज दवाइयां देती हूँ जिस कारण वह सो जाते हैं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि यह समस्या का समाधान नहीं है। जिस दिन वह जागता रहेगा उस दिन भी वैसा ही होगा। उस समय मैं चुप थी, लेकिन अब मुझे एक उम्मीद जागी थी, मैं अपने पति को ठीक कर सकती हूँ। एक रात जब मेरी आंखें खुली तो फिर वही सब हो रहा था। मतलब मेरा पति मेरा मेकअप अपने ऊपर ही कर रहे थे। दिन में वो पुरुष होते थे और रात में वो अपने आप को महिला मान लेते थे। इनका ये दोहरा व्यक्तित्व इस कदर से उनमें समा गया था, उसे अलग होना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था।
मुझे उनका इसी व्यक्तित्व को उजागर करना था। आज मैंने जानबूझकर उन्हें वह दवाइयों की मात्रा कम दी थी जिस कारण आधी रात को ही उनकी नींदें खुल चुकी थी। अब मैं उनके करीब गई। वह खुद को औरत समझ रहे थे। मैंने वह वक्त बहुत ही मुश्किलों के साथ गुजारा था, लेकिन सुबह होते ही वो सब कुछ भूल गए और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला कि वो रात को औरत बन गए थे, लेकिन असल में वो मर्द थे। उनके अंदर एक और व्यक्ति छिपा था। अब वह कहाँ से आया मैं जानना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें पूरी समस्या बताने के बहाने अपने एक डॉक्टर मित्र के पास ले गई। उन्होंने जैसे समाधान बताया वह असंभव लग रहा था, लेकिन फिर मुझे यह करना ही था। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है आदित्य के अंदर यह समस्या कब से आ रही है। मैंने अपने सास से पूछा कि समस्या कब शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जब आदित्य 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब से। जब सास ने मुझे पूरी बात बताई, मैं आदित्य पे नजर रखने लगी और आखिर में मैंने उसके कमरे से उसका पुराना सामान निकाल फेंका और फिर वहीं से मुझे उस राज का पता चला। उनकी पुरानी चीजों में से मुझे एक किताब मिली। इसमें लिखा हुआ था कि यह किताब पढ़ने के बाद उसे खुद पर आजमाए। फिर जैसे डॉक्टर ने कहा तो मैंने वैसे ही किया और फिर करीब 1 साल के बाद अब आदित्य पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुके थे। हम दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत ही खुशी के साथ बिता रहे थे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।